गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आज गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार जी, ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो ब्रेस्ट के टिश्यूज में डेवलप होता है, यानी कि वही अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है, जो सेलुलर ग्रोथ है, वो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। मेनली मिल्क डक्ट और लोब्यूल से ये स्टार्ट होता है। फिर प्रोलिफरेशन कितना हो और कैसे हो, वो अलग चीजें रहती हैं। डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा, ये दो बहुत ज्यादा मिलने वाले इसके टाइप हैं। डक्टल मतलब डक्ट से शुरू स्टार्ट होता है, लोब्यूलर मतलब लोब्यूल से स्टार्ट होता है। बाकी कुछ और इन्फ्लामेटरी कारण से हो सकते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मोस्टली डक्टल कंडीशन से ही चीजें सामने आती हैं। थोड़ा लंप ब्रेस्ट या उसके आसपास के टिश्यू में जब नजर आता है, जो लाइपोमा से बिल्कुल अलग होता है, पेनफुल रहता है। सिम्टम की बात करेंगे भी। जब नॉर्मल फिजियोलॉजी को हम देखते हैं तो ग्लैंडुलर टिश्यूज मतलब लोब्यूल्स, और जो डक्ट होती हैं। लोब्यूल मतलब वो एरिया जहां से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और डक्ट मतलब वो जो मिल्क को कैरी करते हैं। स्ट्रोमल टिश्यूज यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज, फैटी सेल्स और ब्लड वेसल्स, यही वो दो एरिया हैं जहां से कैंसर स्टार्ट हो सकता है। स्ट्रोमल एरिया का रेयर है, वो सब मैंने आपको बताया, लेकिन या तो लोब्यूल से या फिर डक्ट से ये स्टार्ट हो सकता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी को जब हम देखते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। जो हार्मोनल कंट्रोल है वो पूरा हॉर्मोन्स के थ्रू जो देखने को मिलता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्यूबर्टी के एज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, ब्रेस्ट टिश्यू के ग्रोथ डेवलपमेंट, इन सब को रेगुलेट करते हैं। प्रोलैक्टिन लैकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ फैक्टर्स जैसे IGF-1, EGF, ये सेल प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करते हैं। और नॉर्मल सेल फिजियोलॉजी में सेल डिवीजन और एपोप्टोसिस बहुत बैलेंस तरीके से काम करता है। सेल डिवीजन मतलब वही एक DNA से दूसरा DNA, नॉर्मल म्यूटेशन जिसको बोलते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड होना, नए सेल का बनना, नए सेलुलर स्ट्रक्चर का क्रिएट होना। एपोप्टोसिस मैच्योर हो चुकी सेल को फिनिश करना, उनको खत्म करना, ये नॉर्मली चलता रहता है। लेकिन मेनोपॉजल स्टेट में या उससे थोड़ा पहले भी फीमेल में वो जो जिन जिन लोगों में भी ये डिटेक्ट होता है, उनमें साइड में या कहीं बीच में भी डक्ट में कोई लंप नजर आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्पीकर में, ये बिल्कुल साइड में लंप है। मेमोग्राफी करके भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे यहाँ ये चीजें देख रहे हैं, इधर भी ये चीजें देख रहे हैं। मेमोग्राफी जैसे एक्सरे जैसी एक सिचुएशन होती है, थोड़ी और डेवलप उससे रहती है वो। या कोई वुंड बन जाए, कोई घाव बन जाए, ये स्थिति को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो बहुत सारे होते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये पूरा का पूरा जो जेनेटिक म्यूटेशन है, जेनेटिक जो कंडीशन है, वो देखने को मिलती है, जिसमें ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन, जैसे आप देख रहे हैं HER2, यानी कि ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ
रिसेप्टर या ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये इनका एक तरीके से पूरा म्यूटेशन होना, इस सेल को कंटीन्यूअस डिवाइड करने का सिग्नल देते हैं। मतलब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि ऑन्कोजीन की तरह बिहेव करेंगे ये। अनकंट्रोल ग्रोथ, अनकंट्रोल सेल डिवीजन चलती रहेगी। ये HER2 और MYC एक टाइप के प्रोटीन ही है, जो नॉर्मल सेल ग्रोथ में भी रोल प्ले करते हैं। नॉर्मल जो सेलुलर ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसमें रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब इनका म्यूटेशन हो जाता है, ये ऑन्कोजीन में बदल जाते हैं। ये जो MYC है तो प्रोटो ऑन्कोजीन ही है। MYC इज ए जीन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरे जीन का एक्सप्रेशन भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये भी सेल ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, जेनेटिक डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन इसका एम्प्लीफिकेशन या ओवर एक्सप्रेशन कैंसर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अनकंट्रोल सेलुलर ग्रोथ को ये प्रमोट कर सकता है। MYC का ओवर एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप के कैंसर में देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के केस में ये रहता है। तो नॉर्मल ब्रेस्ट सेल का अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन इससे स्टार्ट हो जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन। हाइपरप्लेसिया जो इसका डेवलपमेंट है या पूरी पैथोलॉजी को अलग अलग स्टेप में हम देख रहे हैं। जेनेटिक म्यूटेशन स्टार्ट हो गया, फिर हाइपरप्लेसिया या डिस्प्लेसिया। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज में एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेल्स जो हैं वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे डिस्प्लास्टिक हो जाती हैं। मतलब उनकी शेप, स्ट्रक्चर पूरे तरीके से बदल जाता है। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो उसका नहीं रहता है। डिस्प्लेसिया मतलब, यानी कि वो बढ़ तो रही है, न्यूप्लाज्मिक स्ट्रक्चर डेवलप तो हो ही रहा है वहां पे, यानी कि ट्यूमर जैसी कंडीशन तो बन ही रही है, लेकिन उसका शेप भी पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ये जो ट्यूमर बनने की सिचुएशन है, ये दो तरीके से हम देखते हैं। कार्सिनोमा सीटू, सीटू का मतलब है एक जगह रहने वाला। ये अगर हो भी जाए तो इसके स्प्रेड होने के चांस बहुत कम रहते हैं। प्री इन्वेजिव स्टेट है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। ये दो अलग अलग टाइप की चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि डक्ट में होने वाला सीटू जो नियोप्लाज्मिक कंडीशन है। सीटू मतलब एक ही जगह रहने वाला। एबनॉर्मल सेल डक्ट्स के अंदर कंफर्म्ड होते हैं, सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड नहीं करते हैं। दूसरा लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू, लोब्यूल्स में, ये लोब्यूल्स में कन्फर्म कन्फर्म होते हैं, जो मिल्किंग लोब्यूल है। और ये भी सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड नहीं होते। इनिशियल स्टेज में इनको आइडेंटिफाई करके सर्जरी के थ्रू इन्हें रिमूव करना भी इजी होता है, और इनके दोबारा होने के चांसेस भी कम रहते हैं। इन्वेजिव कार्सिनोमा, यानी कि अब ये इन्वेजिव मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि सराउंडिंग टिश्यू में या लिम्फ नोड के थ्रू इन्वेड कर सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन,
को ये सेलुलर सेलुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, टिश्यू की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको ब्रेक करके ये इन्वेड कर सकते हैं, मतलब इधर उधर जा सकते हैं लिम्फेटिक चैनल के थ्रू। क्योंकि एक्सिलरी लिम्फ नोड बहुत नजदीक होती हैं ब्रेस्ट के, तो उनके थ्रू सबसे पहला जो स्प्रेड आउट है वो देखने को मिलता है। ज्यादातर लिम्फेटिक स्प्रेड ही इसमें रहता है। जो इन्वेजिव कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, एक्सिलरी लिम्फ नोड के थ्रू स्प्रेड होना। दूसरा हेमेटोजीनियस स्प्रेड, बोन्स में, लीवर्स में, लंग्स में, ब्रेन में, यानी कि ब्लड के थ्रू। हेमेटोजीनियस मतलब खून के थ्रू, लिम्फेटिक स्प्रेड मतलब लिम्फेटिक चैनल के थ्रू। इन दोनों चैनल के थ्रू ये सराउंडिंग टिश्यू में जा सकता है, स्प्रेड हो सकता है या होता है। प्रोग्रेशन, देखिए प्रोग्रेस के लिए ब्लड वेसल चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, नए ब्लड वेसल तो बनेंगे। जैसे ही नए ब्लड वेसल बनते हैं इनिशियल स्टेज के बाद, फर्स्ट स्टेज के बाद, या फर्स्ट या सेकंड स्टेज के बाद, या सेकंड स्टेज की लेटर कंडीशन में, तो कोई भी ट्यूमर ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। ऐसे फैक्टर के प्रति वो रजिस्ट हो जाता है जो उसको स्लो करते हैं। और मेटास्टेटाइज होने की वजह से, क्योंकि ब्लड वेसल बन गई हैं तो वो बाकी सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगी। मेटास्टेटाइज होने का स्टेज यहाँ से क्रिएट हो जाता है, तो सिस्टमिक सिम्टम भी डेवलप होने लगते हैं, यानी कि दूसरे सिम्टम भी आने लगते हैं शरीर में। जैसे मैंने बोला, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, फटीग, पेन, जॉन्डिस, ये सब मेटास्टेटाइज होने के बाद ही आते हैं सारी चीजें। उससे पहले तो पेशेंट हेल्दी लगता है, केवल उसको उस जगह प्रॉब्लम लगती है जहां वो है, दर्द होना, बर्निंग होना, जलन होना। लेकिन जैसे ही वो फैलता है तो ये पेट में पानी भरना, जॉन्डिस का हो जाना, लगातार वेट लॉस, पेट का बढ़ते चले जाना, ये सब चीजें रहने लगती हैं। अब जो ट्रीटमेंट भी अपना नेचुरल ही है, इसके साथ और नेचुरल चीजें यूज करी जाएं, बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स को यूज किया जाए, और पेशेंट की वो चीजें कट कर दी जाएं जिनसे नए ब्लड वेसल ज्यादा डेवलप होने के चांस रहते हैं या ग्रोथ होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, चीनी, ये तो दो बहुत खराब चीजें, इनको 100%, यानी कि रोटी बिल्कुल बंद कराई करी जानी चाहिए, चीनी मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सुबह की डाइट और रात की डाइट, यानी कि सोने से पहले वाली जो डाइट है, और सुबह उठते ही जो डाइट पेशेंट को मिलती है, वो कंप्लीटली रा कच्ची होनी चाहिए। सैलेड, फ्रूट, पत्तियां, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो अपोप्टोसिस को इंड्यूस कराते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, उनके बिल्कुल हरे पत्ते। जैसे दो तीन प्लांट तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक नीम का प्लांट है, इसकी पत्तियां। एक जो करी पत्ता आता है, करी लीव्स, बहुत बढ़िया कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए भी बढ़िया है। और अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो गुड़ मार एक आता है, वो भी बढ़िया है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस उसको बोटेनिकल नेम है उसका।
उसके ताजे पत्ते मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सूखे मिल जाएंगे आपको आयुर्वेदिक सोप से तो। जूस भी आने लगा है अब उसका, डाइल्यूटेड। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो नॉर्मली यूज किए जा सकते हैं, या वो हर्ब जो आपको बहुत इजीली ताजे मिल जाएं। जैसे लीवर वाले पेशेंट के लिए भूमि आंवला बहुत इजीली मिल जाता है, नहीं तो ड्राई भी ले सकते हैं। ये सब चीजें रेगुलर जूस, और नींबू है बहुत बढ़िया, एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराने वाला, कैंसर को रोकने वाली, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने वाला है। लेमन, लेमन जूस, वो वही सेम जूस बना रहे हैं जैसे जैसे सिद्धू जी ने भी बताया था अपनी वाइफ के लिए। वो सब चीजें बहुत बढ़िया हैं। थोड़ा रा टर्मरिक, कच्ची हल्दी जिसको बोलते हैं, उस ये स्पेसिफिक चीजें को ऐड ऑन करके सुबह उठते हुए ये डाइट होनी चाहिए, फ्रेश होने के बाद, और रात को सोने से पहले भी यही डाइट, मतलब एक गिलास इसी का रहना चाहिए। बीच में फ्रूट्स या ऐसी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, टिंडे, ये सब हल्की फुल्की मात्रा में। मतलब पेशेंट को ये नहीं बोलना कि भाई इसका शरीर बढ़े, शरीर बढ़ाए नहीं, बढ़ाना ही नहीं है उसका। शरीर बढ़ेगा तो ट्यूमर भी बढ़ेगा। साथ में अपनी रेमेडीज जो हम चलाते हैं वो सब बहुत बढ़िया रहती है। ट्यूमर का प्रोग्रेशन, मेटास्टेटाइज होना, ये सब स्लो हो जाता है। चलिए खैर, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, कारण और किन लोगों में ये ज्यादा हो सकता है, किन लोगों में चांसेस हैं। देखिए, BRCA मतलब ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 और 2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड ही है यहाँ पे। यानी कि जेनेटिक, जिनमें हेरिडिटरी है, फैमिली हिस्ट्री है। नीचे फैमिली हिस्ट्री का अलग पॉइंट भी दिया है, लेकिन उनमें ये जेनेटिक म्यूटेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उनको सावधान रहना चाहिए, ये इंजरी से भी डेवलप हो जाता है। और लाइफ स्टाइल से भी डेवलप हो जा सकता होता है, क्योंकि मेन फैक्टर तो वही बनेगा, जेनेटिक म्यूटेशन ही। हार्मोनल चेंजेस और जेनेटिक, ये दो खास चीजें हैं जो मेनोपोजल, पोस्ट मेनोपोजल कंडीशन में फीमेल को, यानी कि 45-50 के आसपास की एज में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। या मोनो मेनोपोजल जिनको बहुत लेट हो रहा है, या जिन्होंने हार्मोनल थेरेपी लिया है, या जिनमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा है। और फैमिली हिस्ट्री में मैंने बता दिया, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जिनमें ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर की हिस्ट्री है, यानी कि मैटरनल और पैटर्नल दोनों, जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है, जैसे माता पिता, दादाजी और दादी भी। इवन माता जी के जो साइड में है, अंकल आंटी, मतलब मामा जी और मौसी, ये भी फर्स्ट लाइन रिलेशन ही होता है, फर्स्ट लाइन ब्लड रिलेशन ही होता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव उनको बोलते हैं। डायबिटीज के केस में भी ये सब देखे जाते हैं। अगर ऐसा है तो डायबिटीज में भी सावधान रहना चाहिए। बोल्डनेस, एलोपेशिया में भी ये देखे जाते हैं। अगर इन ब्लड रिलेशन में ये हुआ है तो सावधान रहना चाहिए इन चीज़ों से। इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर, लगातार रेडिएशन में रहना। मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, खुद पेशेंट को भी बोलता हूँ, बार बार
खुद अपनी मर्जी से अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब कराने मत जाइए। आपको पीसीओडी है, सिस्ट है या ट्यूमर है, वो 1 डेढ़ महीने में खत्म नहीं होना है। 3 महीने तो लगेंगे ही कम से कम। तो जो एक्सपोजर एक बार के रेडिएशन से हुआ है उसको ठीक तो होने दीजिए पहले। उसी के साथ सेकेंडरी एक्सपोजर मत दीजिए उसको। तो ये सब चीजें रहती हैं। लेस ब्रेस्ट फीडिंग, आप देखिए ये भी बड़ा कारण। अब दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं सोसाइटी में भी। फीमेल को मॉडर्न तरीके से कुछ लोग जीने के लिए बोल रहे हैं और उनको हेल्दी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। लेस ब्रेस्ट फीडिंग, वो जो हेल्दी चीजें फीमेल को दी जाती थी पहले, उनसे बिल्कुल हटा दिया जाता है। उन फीमेल की स्थिति बहुत खराब होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो अच्छी डाइट नहीं लेते हैं। फैट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, ये मेडिकल चीजें बोल रहा हूँ मैं आपको। जो दादी नानी, घर में सासू माँ, वो सब पहले करती थी पुराने टाइम में, वो सब बहुत साइंटिफिक था। ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत साइंटिफिक है। इवन बहुत अच्छे कपड़े, यानी कि लूज कपड़े पहनना भी बहुत जरूरी है। ये साइंटिफिक चीजें हैं। टाइट कपड़े पहनने से मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी आती है। और कोई बुरी स्थिति में भी लोग जा सकते हैं, जो बहुत नेग्लेक्टेबल रखा गया है। उतना बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है इस बारे में, लेकिन ये होता है, देखा गया है ऐसा। दूसरा, रेडिएशन से भी कपड़े बचाते हैं, इसलिए कपड़े पहनना भी जरूरी है। ये सोशल मीडिया पे भी बहुत छिड़ी हुई है बातें। और कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसको। देखिए, मॉडर्न जो वेस्टर्न कल्चर है उसका मतलब मॉडर्निटी से नहीं है। वो वो पूरे साल थोड़ा ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। जो ये भारत में औरतें और दूसरे लोग पागल हो रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को देख के वो पूरे साल थोड़ा ही पहनते हैं। भाई वहां मजबूरी है उनको। साल भर में से 10 महीने तो धूप ही नहीं निकलती, 8 महीने धूप नहीं निकलती है ज्यादातर कंट्रीज में। जो बचे कुछ दिनों में धूप निकलती है तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए उस टाइप के कपड़े आदमी भी वैसे ही पहनते हैं, औरत भी वैसे ही पहनते हैं। उस टाइम वो पड़े रहते हैं समुद्र के किनारे, सब ऐसी जगह जाके जहां धूप लगे शरीर में। वो साइंटिफिक है उनके लिए, रियल में उनको वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। यहाँ लोग पागल हो रहे हैं। तो जून में 50 डिग्री टेम्परेचर में सूरज में इतना इंटेंसिव अल्ट्रावायलेट रेज है। चलिए खैर, और सबके लिए उतना ही खराब है। आदमी भी सिर पे कपड़ा साफा ये सब रखते थे, अभी भी रखते हैं गांव में बहुत सारे लोग। और बहुत हेल्प करता है ये तो मैंने अभी अभी भी गर्मी में देखा। मैं गांव में खेत में गया था ऐसे ही। मैं फिरता रहा, आधे एक घंटे में सर में दर्द हो गया धूप से। फिर मेरे भाई ने कपड़ा लगाया हुआ था सिर पे, वो वैसा ही कपड़ा मैंने लगा लिया, फिर आधे घंटे में ठीक भी हो गया। पहले मुझे लगा कि इससे गर्मी लगेगी, पसीना आएगा सिर में, लेकिन वो तो जान बचा रहा था मेरी। चलिए खैर, सिम्टम्स की बात करते हैं। अर्ली साइन, पेनलेस लंप देखने को मिलेगा। हालांकि ये नॉर्मल लाइपोमा जैसे या बिनाइन भी हो सकता है, ज्यादातर केस में बिनाइन ही होता है। लेकिन ब्रेस्ट की सिमेट्री अगर खराब हो जाए, शेप खराब हो जाए, स्वेलिंग लगातार बनी रहे, स्किन चेंजेस हो जाए, कहीं गड्ढे बन जाए, डिम्पलिंग मतलब कहीं गड्ढा हो जाए, या ऑरेंज पील लाइक अपीयरेंस कहीं देखने को मिल जाए, छिलके जैसी अपीयरेंस, ठीक है ना, उबड़ खाबड़
जिसमें दाने लाइक स्ट्रक्चर देखने को कहीं मिल जाए, या निपल एरिया के आसपास, या उसमें चेंजेस हो बहुत ज्यादा, या डिस्चार्ज हो जिसमें पस और ब्लड हो। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, कोई टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं होती, इसका मतलब अंदर कोई खराब स्थिति बन बन चुकी है। ये सब इनिशियल सिम्टम हैं जो बहुत इजीली मैनेज होते हैं, इजीली ठीक होते हैं, 100% ठीक होते हैं। एडवांस साइन साइन है जिसमें बहुत लोग रिकवर नहीं होते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट, रेजिस्टेंट पेन, ऐसा पेन जो लगातार रहे, रेडनेस, अल्सरेशन, स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाना, रफ हो जाना, मेटास्टैटिक सिम्टम्स, ये बहुत एडवांस स्टेज में जाते हैं, जो मेटास्टाइज कर जाते हैं, सब अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और अलग अलग सिम्टम आने लगते हैं। डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी तो बहुत खराब टाइप का डायग्नोसिस है, मैं समझता हूँ इससे और प्रॉब्लम खराब होती है, और मेडिकल साइंस भी मान चुका है कि हाँ इससे तेजी के साथ बढ़ता है। बाकी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो आप किसी फीमेल स्टाफ के थ्रू पैल्पेट करके या देख के आइडेंटिफाई करा सकते हैं, या फीमेल है तो खुद कर सकते हैं। मैमोग्राफी, ये भी ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए अच्छा है, हालांकि रेडिएशन इसमें भी होता है। और ये कुछ हार्मोनल टेस्ट हैं, इनमें से कोई भी कराया जा सकता है, लेकिन बायोप्सी पहले तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे वो होगा नहीं। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, मैमोग्राफी ये तो हो भी सकते हैं, बायोप्सी तो ऑन्कोलॉजी के प्रिस्क्रिप्शन पे ही होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये था पूरा का पूरा थियोरेटिकल चीजें जो हमें पता होना चाहिए, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए। अब इसके ट्रीटमेंट को हम लोग कर लेते हैं। टाइम भी हमारे पास उतना नहीं है, 7-8 मिनट है अभी। अब इसमें हमें क्या, देखिए, एक तो अपना है ही CA CA जो मैंने आपको बताया था वो आप दीजिए पेशेंट को, थर्ड बोतल से दे सकते हैं उसको, और अच्छा विकल्प है वो। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को उसके A2C5 और जो दूसरे कंपोनेंट हैं वो सब बताए थे, वेन 1, P2G। तो CA तो आपको चलाना ही है, थर्ड बोतल से दीजिए। दूसरा, जब हम यहाँ ऑर्गन रेमेडीज की बात करते हैं इस केस में, तो S2 और C2, दो रेमेडी निकल के आती हैं, बहुत बढ़िया। और जब प्लांट बेस पे हम देखते हैं चीजों को, प्लांट बेस पे फाइटोलेक्का जो C5 में है, कोनियम भी C5 में है, C2 में भी है, ये दोनों हम दे रहे हैं, सी S2 C2 भी हम देने वाले हैं। फाइटोलेक्का तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में भी है। इसके अलावा एस्कुलस भी बढ़िया काम करता है, एस्कुलस जो A2 हम दे रहे हैं, जो हम CA में दे रहे हैं अपना। और आर्निका, ये भी बढ़िया काम करता है, ये WE के थ्रू हम दे रहे हैं। तो प्लांट बेस प्लानिंग भी करनी है हमें, और ऑर्गन बेस प्लानिंग भी करनी है। तो CA जो प्रोटोकॉल बताया था वो आप देंगे थर्ड बोतल से, और S2 C2। अब CA में हमने जो चीजें दी थी वो रिपीट भी करी जा सकती हैं अगर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लगभग लगभग सेम
डाइल्यूशन में चीज़ों को भी रखने वाले हैं। हाँ, बहुत बुरी स्थिति है तो A2C5 को आप 200 में भी दे सकते हैं। इवन यहाँ कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको कई बार हम डाइल्यूशन कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों पे भी चले जाते हैं, मतलब उसी रेमेडी को हम नॉर्मल प्रोटोकॉल में D6 में D10 में देते हैं, और रिक्वायर्ड है तो किसी एक आध प्लांट के बेस पे हम उसको 200 में भी दे सकते हैं। जैसे A2C5 को पेन में आप देंगे, कैंसर पेन में बहुत बढ़िया काम करता है A2C5 दोनों, 30 या 200 जो भी आपके पास है। और यहाँ वो चीज़ें भी हम ब्रेकआउट कर देते हैं कि भाई दिन में एक बार देना है, दो बार, आप तीन बार भी दे सकते हैं, क्योंकि मेन काम वहाँ पे मैनेजमेंट का है। तो H2C2, F1 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, इसको D10 में आप चलाइए, पेशेंट को लगातार ये चीज़ें देते रहिए। साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन A2, S5, C5, F2, वैन 1 और B और G दोनों दे दीजिए अप्लाई करने के लिए। और वो ट्यूमर है तो उसका मतलब ट्यूमर पे लगाना है, और अगर वुंड है, घाव है, तो घाव में लगाना है। घाव है तो उसको डब्ल्यू से वॉश आउट करके, डब्ल्यू के स्प्रे से वॉश आउट करके, और फिर जो है आप ये इसको अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल बैंडेज के साथ में या ओपनली जैसे भी, लेकिन अप्रोच वही रहेगी। पैलिएटिव भी करना है हमें, यानी कि पेन को भी मैनेज करना है, और जो घाव है उसको भी सही करना है, जो ट्यूमर है वो रिड्यूस करना है। जो डाइट मैंने आपको बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाइट, ये जरूर ध्यान रखना है। वो चीजें नुकसान करेंगी कि भाई इसको ऐसी चीज दीजिए, हेल्दी रहे, ये रहे, या जो इसको पसंद है वो खिलाइए, ये तो जाने ही वाला है, नहीं, जरूरी नहीं है वो जाने वाला है, सरवाइव उसको कराना है। वो सभी डाइट उसकी बंद कर देनी है जो उसको इस तरीके से नुकसान करेंगी। देखिए, भर भर के दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, 5 प्रोटोकॉल, 6 प्रोटोकॉल, ऐसे कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल गांठ है तो ये जो अप्लाई के लिए बताया, इसको कंप्रेस कराइए, हॉट कंप्रेस कराइए गर्म पानी के साथ, और घाव है तो ऑइंटमेंट बना के लगाइए। बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा दवाइयां देने से चीजें ठीक नहीं होती हैं। भाई आपने S2 दिया तो उसमें कितने प्लांट हैं? ऑलरेडी 8 प्लांट है जो पूरे एस ग्रुप में कॉमन है। आपने C ग्रुप से एक के बजाय दो रेमेडी हमने दे दी तो सब कवर हो गया। हमने टेक्रियम एक बहुत बढ़िया प्लांट है, प्लांट बेस पे मैं बात करूं तो टेक्रियम एक बहुत बढ़िया प्लांट है। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, P2। हालांकि हमारे पास टेक्रियम स्रोडोनिया है जो प्लांट हम यूज करते हैं P2 में, और टेक्रियम मैरम वैरम प्लांट होम्योपैथी में यूज होता है, TMV। टेक्यूरियम मैरम वैरम ब्रेस्ट और जो यूटेरिन सिस्ट है या फाइब्रोइड है, कैंसर है, उसके लिए और बढ़िया है। बहुत तेजी के साथ ये चीजों को सॉर्ट आउट करता है, लेकिन एक ही फैमिली के प्लांट है और बहुत सारी चीजें कॉमन है, और शायद इसीलिए टेक्यूरियम को P2 में ऐड किया था। टेक्यूरियम थोड़ा रेस्पिरेटरी चीजों के लिए बढ़िया है, टेक्यूरियम जो स्रोडोनिया जो हम डालते हैं, और टेक्यूरियम मैरम वैरम वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ज्यादा बढ़िया है। लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन है दोनों में। तो मीटिंग एंड हो जाएगी, अभी दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे। अगली क्लास में एक और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ऐसा ही, थ्योरेटिकल चीजें समझेंगे, और फिर बहुत इजीली हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो चीजें प्रैक्टिकली आप आपने मेडिसिन पढ़ी है तो आपके समझ में भी आ रहा होगा।
C2 क्यों लिया, मैंने पहले ही बताया था, ये लोब्यूल की, डक्ट की, ब्रेस्ट की, इन सब की बहुत बढ़िया रेमेडी। भाई जो लोब्यूल है वो भी तो डक्ट डक्ट के साथ जुड़ा है और पाउच टाइप का ऑर्गन है। तो ईएच की फिजियोलॉजी भी फिट बैठती है उसमें, और प्लांट वाइज भी फिट बैठता है।